ओमर अब्दुल्ला ने लखनऊ में 2 कश्मीरी दुकानदारों पर हुए हमले की कड़ी मजम्मत की। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो कश्मीरी कैसे हिस्सा नहीं है। कोई विश्व हिंदू, कोई परिषद, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू दल, कोई ऐसा नाम है। लोग आए, पकड़ा उन 2 कश्मीरियों को पीटना शुरू कर गए। आखिर वो क्या पैगाम भेजना चाहते हैं उनको पीटने से? वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये रियासत उनकी है लेकिन ये लोग उनके नहीं हैं, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा लेकिन कश्मीरी हिंदुस्तान के हिस्से नहीं माने जाएंगे। जब इल्हाक हुआ तो सिर्फ जमीन का इल्हाक नहीं हुआ, जमीन के साथ लोग भी थे। आप जमीन को अपनाते हो, लोगों को नहीं अपनाते, तो फिर आप किस कहां से सोचते हो कि यहां के लोग कहेंगे हां जी हम आपका अटूट अंग है। सिर्फ जमीन को अपनाना वो काफी नहीं है, यहां के लोगों को भी अपनाना होगा। वजीर आजम साहब, आपने राजस्थान में बहुत बड़ी तकरीर की और हमने उसका खैर मकदम किया। आपने कहा कि कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज या तो आपकी बात सुन के उस पर अमल नहीं हो रहा, या जो आपने बात की वो सिर्फ एक जुमला था हमारा दिल बहलाने के लिए। वज़ीर आज़म साहब, आपको साबित करना होगा कि क्या आपकी तकरीरों में दम है या नहीं है। आपको साबित करना होगा कि इस मुल्क के वजीर आजम की सूरत में जब आप बात करते हो क्या उस पर अमल होता है या नहीं। आपको साबित करना होगा कि जिस सियासी स्ट्रक्चर में आप पढ़े हो, जिस सियासी स्ट्रक्चर में आपने सियासत सीखी है, जिस सियासी स्ट्रक्चर का कुछ हद तक आप लीडरी करते हो, क्या उसमें आपकी बात चलती है या नहीं, ये आपको साबित करना होगा। हमारे बेगुनाह लोग इस तरह सड़कों पर मारे जाए, उनकी पिटवाई हो, उनको ट्रेन में धमकियां दी जाए, हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूलों से भगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, ये हम बर्दाश्त कैसे कर सकते। मैं किस आईन की बात करूं, मैं किस झंडे की बात करूं, जिस झंडे के पीछे छुप के ये लोग मेरे बेगुनाह लोगों की पिटाई करते हैं। मैं किस कानून की यहां बात करूं, जिस कानून की रखवाली आप ही के चीफ मिनिस्टर और आप ही के हुकूमत करते नहीं है। जब सवालिया निशान उठते हैं तो जवाब देना मेरा काम नहीं होता, जवाब देना मोदी साहब आपका और आपके साथियों का काम है। यहां लोगों की आवाज कमजोर की जाएगी और आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत होगा, नहीं होगा। आप इस रिश्ते को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। समझाइए यहां लोगों को, क्योंकि मेरी समझ में आता नहीं। आखिरकार थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर में ही क्यों बनते हैं कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। और ये शेर कश्मीर ने ये दिन देखे थे, उन्होंने उस वक्त कहा था
बाद दिल्ली की कोशिश रहेगी कि गली गली से यहां कश्मीर में लीडर पैदा हो, ताकि कश्मीर की कौम एक आवाज में बात ना करे। और वाकई आज वही देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर शफी साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ये सिर्फ बीरवा की बात नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बात है। 100 ट्रकें हमारी सेब से भरी हुई, उनको हाईवे से जाने की इजाजत नहीं। अब मैं जानता हूं बीच बीच में हाईवे बंद हो जाता है, लेकिन मैं भी इस रियासत का वजीर आला रहा हूं। मैं भी जानता हूं कि एसेंशियल सप्लाईज के बाद हम फौरी तौर अपना फ्रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ज्यादा देर ट्रक में बचने वाली चीज है नहीं। अब इन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखा कुछ महीने, उनकी ये उम्मीद थी कि सर्दियों में वो सामान निकालेंगे और इसकी कीमत उनको ठीक ठाक मिलेगी बाकी मंडियों में। आज 800 ट्रकें बंद, सेब उनके ट्रक में सड़ रहे हैं। जो कर्जा उन्होंने उठाया वो चुकेगा नहीं। कमाएंगे कहां से? आज की गवर्नमेंट है, लोगों की परेशानी इनको है नहीं, लोगों की फिक्र इनको है नहीं। वहां बैठ के सियासी फैसले हो रहे हैं, लोगों के फैसले हो नहीं रहे। और हर सियासी पार्टी ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कराइए, फौरी तौर कराइए। सुनने में आया है कि एक आध अफसर ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनके कामकाज पे किसी की नजर रहे, कि पिछले इलेक्शनों के मुकाबले इस बार सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत बने और इंशाल्लाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बननी चाहिए। उस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। जानते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के इख्तिलाफात इतने हैं कि हमने हमेशा एक दूसरे का मुकाबला किया है, लेकिन सियासी तौर किया है। लेकिन हम भी जानते हैं ना, उनके खिलाफ जो आज कार्रवाई हो रही है उससे इस रियासत को फायदा नहीं है। 90 के बाद 5 साल तक जमात इस्लामी को बैन लगा, हालात में कौन सी बेहतरी आई? 95 के बाद बैन उठा, 96 में फारूक साहब की हुकूमत बनी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हुए। मेरी अपनी हुकूमत में 2009 और 2014 के दरमियान, 2011 देखिए, 12 देखिए, 13 देखिए, 2014 के इलेक्शन देखिए, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे असेंबली के हो, क्या उस वक्त जमात पे कोई बैन लगा हुआ था? लेकिन हालात तो आपके सामने हैं। अगर हालात खराब रखने का सिर्फ जमात को ही, जमात इस्लामी को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा, तो मुझे 95 के बाद 2019 के हालात देख के मुझे बताइए ना, फिर हालात बेहतर हुए क्यों? वही, जैसे मैं बार बार कहता हूं, यहां कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, कहीं से धुआं निकलेगा, कहीं से कुछ गैर होगा, और ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में ही अपना काम निकाल लेते हैं। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हमारी हुकूमत बने। हम इनके तमाम साजिशों को इंशाल्लाह नाकामयाब करके ही छोड़ देंगे। लेकिन उसकी शुरुआत बीरवा से होनी चाहिए।